नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के विषय में जाना था कि मूल अधिकार क्या होते हैं और कैसे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए और कहाँ से लिए गए। इसका पूरा इतिहास मैंने आपको सब कुछ बताया था। लेकिन जो उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने आपको मूल अधिकार के विषय में बताया, तो मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार होते हैं वो बेसिकली हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यानी राज्य ही हमें क्या करता है, गारंटी देता है इसकी कि वो आपके मूल अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा और ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो आपके मूल अधिकारों को क्या करती हो, अल्प करती हो या खत्म करती हो। यानी वो आपके मूल अधिकारों की क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। यानी यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्य है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है आपके मूल अधिकारों को लेकर। यानी हमें मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले हमें राज्य के विषय में जानना जरूरी है, जो कि आपके मूल अधिकारों की गारंटी देता है। अब आप कहेंगे सर ये राज्य क्या होता है, तो राज्य जाहिर सी बात है वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आज का वीडियो है वो हमारे राज्य से ही संबंधित है। तो समझिए राज्य क्या होता है। तो राज्य जो होता है इसको अभी हम लोग भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में ना देख के एक साधारण रूप से देखते हैं। देखिए राज्य क्या होता है, कोई एक भूमि है, उस भूमि में कई सारे लोग आकर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। और जब उस भूमि में कई सारे लोग आकर इकट्ठा हो गए तो उन्होंने एक संघ बना लिया, ठीक है ना। और वो संघ मिलकर एक सरकार को गठित करता है। उसने मिलकर क्या किया, एक सरकार बनाई। और उस सरकार पर अब किसी का भी क्या है, वो सरकार अब किसी के भी नियंत्रण के अधीन नहीं है। यानी वो सरकार पूरी तरह से क्या है, संप्रभु है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हां अब एक राज्य का निर्माण हो गया। तो ओपेनहाइम ने इसकी बहुत अच्छी डिफिनीशन दी है। तो हम लोगों ने देखा बेसिकली कि राज्य जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, एक एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन होता है। किसी भूमि पर एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन होता है जो कि एक सरकार का गठन करता है। वह सरकार पूरी तरह से क्या होती है, संप्रभु होती है, ठीक है ना। दैट मीन्स इट इज स्टेट, इट इज एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन। ओपेनहाइम इसकी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं, बहुत अच्छी डिफिनीशन देते हैं। ओपेनहाइम जी कहते हैं कि अ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पीपल आर सेटल्ड इन अ कंट्री अंडर देयर ओन सॉवरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी गवर्नमेंट होने के लिए क्या है कि कुछ लोग हैं जो कि किसी कंट्री में क्या हो गए, सेटल हो गए। और सेटल होकर उन्होंने एक अपनी सॉवरेन गवर्नमेंट बना ली और उसको वो लोग फॉलो करते हैं। यानी ये डिफिनीशन उठाएं या और भी कई सारे जूरिस्ट की अगर हम लोग डिफिनीशन उठाएं तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्टेट को फॉर्म होने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी? पहली लैंड, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी गवर्नमेंट, चौथी सॉवरेनिटी। यानी एक भूमि है, लैंड, उसमें कई सारे लोग आकर इकट्ठा होकर रहने लगे, एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन, दैट इज पॉपुलेशन। और उन्होंने अपनी एक सरकार बना ली। उन्होंने क्या की, अपनी एक सरकार बना ली, विच इज गवर्नमेंट। और वह सरकार किसी के नियंत्रण के अधीन नहीं है। यानी वो सरकार पूरी तरह से क्या है, संप्रभु है, सॉवरेनिटी। सो दिस इज स्टेट, दिस इज स्टेट। अब बात ये आती है कि सरकार बन गई, सॉवरेनिटी मतलब स्टेट हो गया। अब जब राज्य बना तो
उस राज्य को हमने अपने पावर क्या किए, सरेंडर किए। हमने अपने पावर सरेंडर किए, और जैसे ही पावर हमने अपने सरेंडर किए तो राज्य का ये दायित्व हो गया कि वो हमारे अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे। नहीं सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, तो कम से कम जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो किसी भी मानव जीवन के लिए क्या है, आधार है, कम से कम उन अधिकारों की क्या करे, वो रक्षा करे। और इस स्तर तक रक्षा करे कि अगर वो राज्य खुद भी चाहे तो उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड फंडामेंटल राइट। ये तो हो गया राज्य के विषय में, ठीक है ना। एक जनरल डिफिनीशन हम लोगों ने देखी कि राज्य होता क्या है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकार के अंतर्गत राज्य क्या होगा ये हमें बताता है अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 12 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और विस्तार से इस चीज को समझते हैं। आइए अनुच्छेद 12 में देखिए, जो अनुच्छेद 12 है उसमें परिभाषा शब्द को इस्तेमाल किया गया। उसका जो हेड नोट है उसमें डिफिनीशन वर्ड यूज किया गया। अब ये डिफिनीशन किसकी है, परिभाषा किसकी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जब हम इस आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये जो परिभाषा दी गई है वो राज्य की परिभाषा दी गई है। चलिए देखते हैं डिफिनीशन इन दिस पार्ट, यानी ये जो डिफिनीशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ इस भाग के लिए ही क्या है, सुसंगत है, इस भाग के संदर्भ में ही प्रयोग की जाएगी। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। यानी ये जो राज्य की परिभाषा यहां पर दी गई है, अभी हम लोग इसको विस्तार से इस परिभाषा को देखेंगे, उसके पहले कुछ जनरल चीजें हैं जो हम लोग को जाननी है कि ये जो राज्य की भी परिभाषा दी गई है वो केवल और केवल भाग 3 पर ही लागू होती है। तो अब आप लोग कहेंगे कि अगर सर ये राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 पर लागू होती है तो और पूरे संविधान में कौन सी परिभाषा लागू होती है। तो देखिए बेसिकली आपके पूरे संविधान में मुख्य रूप से राज्य को 3 जगह परिभाषित 4 जगह परिभाषित किया गया, ठीक है ना। उसमें से 3 जगह तो किसी विशेष अध्याय में परिभाषित किया है, और जो चौथी जगह परिभाषित किया गया वो सामान्य रूप से परिभाषित किया गया। एक तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में परिभाषा देखी, दूसरी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 36 में, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद 36 है, आर्टिकल 36 है, उसमें भी हेड नोट डिफिनीशन ही यूज किया गया है। लेकिन जब हम उस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो परिभाषा जो है, डिफिनीशन जो है वो राज्य की दी गई है। कैसे डिफिनीशन, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3।
इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जो क्या है? भाग 3 में। यानी जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में जो डिफिनीशन दी गई है, वही डिफिनीशन यहां भाग 4 में भी लागू होगी। यानी 12 की डिफिनीशन और 36 की डिफिनीशन क्या है? सेम है। यानी जो वही जो 12 में डिफिनीशन दी गई है, वही डिफिनीशन 36 में दी गई है। ओके। अब 152 आर्टिकल 152। देखिए, जो 152 में परिभाषा दी गई है वो भाग 6 के अंतर्गत आती है। यानी जो 152 वाली परिभाषा है वो केवल और केवल भाग 6 की, यानी 12 वाली परिभाषा भाग 3 के लिए, 36 वाली परिभाषा भाग 4 के लिए और 152 वाली परिभाषा भाग 6 के लिए, जो कि राज्य से संबंधित प्रावधान करता है। आइए 152 में 152 भाग 6 जो कि राज्य से संबंधित प्रावधान करता है, उसमें भी परिभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। और वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी पता करते हैं, जब पूरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो परिभाषा दी गई है वो राज्य की दी गई है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। यानी ये केवल इतना बताता है अनुच्छेद 152 कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है ना, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं आता है। अब आप कहेंगे सर आपने 31 अक्टूबर 2019 वाला संशोधन नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा है। और ये बात 31 अक्टूबर 2019 तक ही लागू भी थी। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो 31 अक्टूबर 2019 तक लागू हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या? चूंकि ये बियर एक्ट हमारा क्या है? पुराना है, तो इसमें ऐसा दिया हुआ है। अब जिनके पास नया बियर एक्ट है वो देखें उसमें क्या है, ठीक है ना। जी अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जरा हम इसका 152 को और ठीक से क्लियर कर दें। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो 152 अनुच्छेद 152 था, उसमें ये जो जम्मू कश्मीर राज्य वाला जो टर्म है वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। जो इसके पहले था वो ये था कि पहली अनुसूची के भाग का में उल्लिखित राज्य, मतलब राज्य पद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? वे आते हैं जो पहली अनुसूची के भाग का में उल्लिखित राज्य हैं। तो जब 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, यानी 1956 में राज्यों का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। तो उसमें अनुसूची 1956 के पहले 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय 2 तरह के राज्य बनाए गए, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो 2 तरह के। तो 1956 में जैसे ही अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आए, तो वैसे ही यहां पर भी संशोधन हुआ और उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये प्रतिस्थापित किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य वहां पर अनुसूची में बनाया गया है, लेकिन स्पेसिफाइड यहां पर कर दिया गया था
चूंकि 370 में अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये इससे संबंधित उपबंध भाग 6 से संबंधित उपबंध वहाँ पर लागू ना करने पड़े, उससे थोड़ा विशेष उसको राज्य का दर्जा मिले, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया गया कि यहाँ के संबंध में भाग 6 के संबंध में जो राज्य हैं उसके अंतर्गत राज्य सब पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं आता है। अब जो बात आती है अनुच्छेद 370 के संशोधन की, यानी 31 अक्टूबर 2019 वाले संशोधन की, तो चूंकि उस संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया गया, तो यहाँ पर कोई संशोधन वाली बात रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, वो क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यानी उसका राज्य संबंधित प्रावधान वहाँ पर लागू ही नहीं होंगे, वहाँ पर लागू होंगे कौन से? केंद्र शासित प्रदेश वाले उपबंध। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर संशोधन नहीं भी होता है, नहीं भी क्लियर है इस विषय पे, तो हमें यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। अब इसके अलावा जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 26B में दी गई है। ये तीन परिभाषाएं तो किसी विशेष भाग के संबंध में, कोई विशेष भाग है, जैसे 12 वाला अनुच्छेद 12 की परिभाषा हो गई, वो भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 36 वाली जो परिभाषा हो गई वो भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 152 वाली जो परिभाषा हो गई वो क्या है? आपकी भाग 6 से संबंधित है। अब जो साधारण जो सभी हैं उन पर कौन सी राज्य की परिभाषा लागू होगी? तो उसके लिए भी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 26B में। राज्य जो आर्टिकल 366 है वो परिभाषाओं से संबंधित है। उसमें देखेंगे हेड नोट पढ़ा हुआ है परिभाषाएं, डिफिनीशंस। ये वो डिफिनीशंस हैं जो, जैसे मान लीजिए किसी भाग में किसी विशेष शब्द को अगर परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित कर दिया गया उस भाग के संबंध में तो बात अलग की, नहीं किया गया अगर उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है तो फिर वो परिभाषा पूरे संविधान में लागू होगी। तो जो आर्टिकल 366 है जो और उसका जो सब क्लॉज 26B है वो राज्य को परिभाषित करता है। क्या? राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 246 का, अनुच्छेद 268, 269, 269 का, 279 का के संदर्भ में विधान मंडल सहित कोई संघ राज्य क्षेत्र भी आता है। ठीक है ना? यानी अगर कहीं हमें इन अनुच्छेदों को लेकर राज्य की कहीं पर अगर हमें परिभाषा देखनी है तो यहाँ पर राज्य के अंतर्गत वह संघ राज्य क्षेत्र भी आता है जिसमें कि विधानमंडल उपस्थित है। अब कहेंगे कि सर ये क्या बात हो गई, विधानमंडल कैसे केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है संघ राज्य क्षेत्र में? देखिए, संघ राज्य क्षेत्र ठीक है, वो राज्य क्षेत्र है जिसपे सीधा सीधा शासन किसका है? संघ का है। लेकिन कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनका अपना विधानमंडल है, जैसे कि दिल्ली। जैसे कि क्या? दिल्ली। दिल्ली की राजनीति तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध रहती है हमेशा, ठीक है ना? तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो अगर इन अनुच्छेदों को 268, 269, 269 का, 279 का और 279 का, इन संदर्भ में अगर हमें कहीं राज्य को डिफाइन करना है, राज्य की परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है,
तो यहां पर राज्य के साथ साथ वो संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं जिनमें उनका अपना विधानमंडल है। ठीक है, स्टेट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269(8) एंड आर्टिकल 279A। ओके, इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। ये हो गया, यही तो हो गया। चलिए संघ राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, ये राज्य हो गया। यहीं पर एक नया वर्ड आया है संघ राज्य क्षेत्र, जरा उसकी भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड इंक्लूड्स एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी पहली अनुसूची में वही जो राज्य हो गए और संघ राज्य क्षेत्र हो गए वो अभिप्रेत हैं, और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है। यानी उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत राज्य क्षेत्र में क्या है, समाहित है। ठीक है ना, तो ये संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताता है। ओके, इसके अलावा 366 आर्टिकल में ही एक सब क्लॉज 15 है जो कि देसी राज्य के विषय में बताता है, इंडियन स्टेट। देखिए, इंडियन स्टेट मीन्स एनी टेरिटरी विच द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एज सच अ स्टेट। देसी राज्य से ऐसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है ना, यानी कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से अनुच्छेद देखे, 366 15 देख लिया, 366 सब आर्टिकल 26 बी देखा, 366 सब क्लॉज 30 देखा जो कि यूनियन टेरिटरी को डिफाइन करता है, ये वाला आर्टिकल। तो इतनी जगह हमें भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अनुच्छेद 12 में जो कि भाग 3 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 जब पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है। तो राज्य के अंतर्गत क्या आता है ठीक है ना, आर्टिकल 12 में जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हम लोगों ने देखा कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है, 4 चीजें आती। पहली, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। ठीक है ना, ओके। दूसरा हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, या तो भारत के राज्य क्षेत्र के क्या है वो भीतर है
और या भारत सरकार के वो क्या है, नियंत्रण के अधीन है। कौन कौन सी? लोकल अथॉरिटीज, एंड अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, यानी वे लोकल अथॉरिटीज या अदर अथॉरिटीज जो भारत राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर हैं, या वो लोकल अथॉरिटीज या अदर अथॉरिटीज जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है, जिन पर भारत सरकार का क्या है, नियंत्रण है। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट क्लियर है, भारत सरकार या संसद, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, नो डाउट। ठीक है। प्रत्येक राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। लोकल अथॉरिटीज, कैसे पता चलेगा कि कोई लोकल अथॉरिटीज जो है वो स्टेट के अंतर्गत आती है या नहीं? तो देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी, उनसे हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज स्टेट के अंतर्गत आती हैं या नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार और संसद, ये दोनों, और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड उसका विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ये चारों निकाय ऐसे निकाय हैं जिनको पूरी तरह से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये चारों निकाय क्या हैं? ऐसे निकाय हैं जिनको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब जो ये सीरीज दी गई है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आप लोग सीरीज पढ़ते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वगैरह कहीं रीजनिंग वगैरह सॉल्व करते हैं, तो एक सीरीज दी जाती है और उस सीरीज को देकर बीच में एक टर्म क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि उस टर्म को आप फिल करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग अपना लॉजिक लगाकर उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। और कैसे फिल करते हैं, आप देखते हैं कौन सी सीरीज, यहाँ पर जो सीरीज दी गई है वो किस तरह से फॉलो हो रही है, या वो सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। तो जो पैटर्न सीरीज फॉलो कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर मिसिंग होता है या जो टर्म मिसिंग होता है उसको हम लोग उठाकर वहां पर रख देते हैं। यही होता है। अब यही अगर हम बात करें इस सीरीज में, जो 4 सीरीज दी गई हैं यहाँ पर, जो पहला टर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, यानी वो निकाय, वो पूर्ण स्वायत्त निकाय जिनको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी तरीके स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो पूर्ण स्वायत्त इकाई जिनको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो लोकल अथॉरिटीज में भी वो अथॉरिटीज आएंगी जो क्या है, स्वायत्त निकाय है और जिनको विधि, उपनियम, उपविधि, संविधि, किसी भी प्रकार के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और इसी तरीके लागू हो जाएगा अदर अथॉरिटीज में भी। अब पहले हम लोग देखेंगे लोकल अथॉरिटीज को। पहले हम लोग क्या करेंगे, लोकल अथॉरिटीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, लोकल अथॉरिटीज में वो अथॉरिटीज आएंगी जिनको ऊपर वालों की तरह क्या है, विधि, नियम, उपनियम आदि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। जैसे नगर निगम, जैसे क्या, नगर निगम, ये एक लोकल बॉडी है, लोकल अथॉरिटी है, जो कि उस नगर, जहां पे वो नगर निगम है, उस नगर के विषय में उसको नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। चाहे वो दुकानदारों से संबंधित नियम हो, वहां की रहने वाली पब्लिक से संबंधित नियम हो, किसी प्रकार का नियम हो, वो वहां पर उसको शक्ति प्राप्त है नियम बनाने की। ठीक है ना। ओके।
चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नियम बनाने के साथ साथ अगर कोई नियम बना हुआ है, कोई विधि बनी हुई है, उसको प्रवर्तित भी अगर कोई लोकल अथॉरिटी कराती है तो भी वो माना जाएगा कि वो नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, या उसको प्रवर्तित कराने की भी जो शक्ति प्राप्त है वो उन दोनों इकाइयों जो ऊपर दी गई हैं दोनों, उसके अनुरूप ही मिलती जुलती ही उसको शक्ति है, इसलिए उसको भी हम लोग राज्य के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है ना। यानी जैसे नगर पालिकाएं हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, ग्राम पंचायत हो गई, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह हो गए, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हो गए, तो ये सभी वो संस्थाएं हैं जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, और साथ ही साथ प्रवर्तित करने की भी शक्ति, यानी इन्फोर्स करने की, यानी कोई नियम, उपविधि, विधि, आदेश, अधिसूचना जो पहले से बना रखा है भारत सरकार या राज्य सरकार ने, उसको अगर वो प्रवर्तित भी करा रही हैं, इन्फोर्स भी करा रही हैं, तो भी वो इन शक्तियों के तहत, इनके अंतर्गत वो राज्य की श्रेणी में आती हैं। ठीक है ना, नहीं समझे? चाहे वो लोकल अथॉरिटीज हो या कोई प्राधिकारी हो, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। यानी दो चीजें लोकल अथॉरिटीज में हम लोग देखेंगे, क्या? लॉ, रूल, ऑर्डिनेंस, जनरल ऑर्डर, जियो वगैरह, इन सबको क्या फॉर्म यानी बनाने की शक्ति, या फिर इन सबको इनफोर्स कराने की शक्ति। अगर ये दोनों चीजें आती हैं उस अधिकारी, उस प्राधिकारी या लोकल अथॉरिटीज के अंदर निहित हैं, तो वो इन शक्तियों के तहत राज्य माना जाएगा या राज्य की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, लोकल अथॉरिटीज हो गई। ये जो वर्ड है अदर अथॉरिटीज, ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही क्या है, वाइड। इसका जो दायरा है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि हर एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ता है कि ये राज्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई मामला कहीं पर जाता है और उसमें नई प्रकार की संस्था कोई इन्वॉल्व है, और देखना है सुप्रीम कोर्ट को कि वो राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है कि नहीं। पहली दो श्रेणी तो क्लियर हो गई, लोकल अथॉरिटीज भी क्लियर हो गई। ये अदर अथॉरिटीज वाला जो क्राइटेरिया है ये अपने आप में बहुत वाइड है। इसको हम लोग अलग से समझेंगे, एक पूरा जो वीडियो है इस पर ही जाएगा, क्योंकि इसका अपने आप में क्षेत्र बहुत बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जो अदर अथॉरिटीज भी जो राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, उनमें भी लगभग यही नियम लगेगा कि वो क्या हो, या तो उनको नियम, उपनियम, विधि, उपविधि, अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो, या उनको प्रवर्तित करने की शक्ति हो। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो फिर वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, या वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हो, या उस पर भारत सरकार का पूरी तरह से क्या हो, नियंत्रण हो। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें, और उसको क्या करेंगी, एक्सप्लेन करेंगे, किसको, अदर अथॉरिटीज को। कौन कौन सी अदर अथॉरिटीज स्टेट के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन सी नहीं आएंगी, तो वो चीजें भी क्या है इसमें शामिल होंगी।
ठीक है, ये हो गया। चलिए भैया, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ये हम लोगों ने बेसिक देखा राज्य और आर्टिकल 12 के अंतर्गत। अब हम लोग अदर अथॉरिटीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।